वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका के साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। आज हमारा प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। तो साथियों, आज हमारे साथ में 3 साथी जुड़े हैं, तो जिनसे हम बात करेंगे। इनका जो आज का टॉपिक रहा है हमारा जो है ये है कि जो मेरठ से जो मिथुन कुमार जी हैं जाटव, उनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया है गुंडों ने, जिनको दबंग बोलते हैं, शैतान लोग। तो उनसे मुलाकात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और हम बातें करेंगे उनकी जीवन के बारे में, बात करेंगे उनसे क्या क्या हुआ उनके साथ में। तो वो हमारी स्टूडियो के अंदर जुड़े हैं सभी के सभी, तो आओ उनसे बात करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, या झूठ बोलना भी मुर्दे जानते हैं, और झूठे लोगों को छुड़ाना, बाहर निकालना, वो भी मुर्दे ही जानते हैं। बाकी लोग जो है, ईमानदार जो लोग हैं, वो सच बोलना जानते हैं। तो आज की बात करेंगे हम कि जो मेरे मिथुन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मिथुन कुमार जाटव जी। इनके परिवार के 3 लोगों को मार दिया है गुंडों ने। अब गुंडे ही कहेंगे इनको, लोग तो उनको दबंग कहते हैं। गुंडे इस करके कह रहे हैं कि गुंडों का काम, गुंडे मारने का काम करते हैं। और पुलिस वाले बहुत सारे गुंडे बने हैं जो उनका साथ देते हैं। तो पुलिस वालों से हम पहले मिठन जी से सवाल करते हैं इनका, फिर उसके बाद में हमारे साथ में 3 लोग जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी मिठन जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सर जी, और सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार जी। एडवोकेट मकदूम चंदेल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मेघराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे भाइयों का जो पैनल में शामिल है। ये कमलजीत सिंह हमारे टीम मेंबर हैं, तो उनका स्वागत करते हैं स्पेशल। और कमलजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। मिठन जी, आप अपने बात बताइए जो आपके साथ हुआ है। आप काफी दिन से परेशान थे आप, और काफी दिन से कमेंट आ रहे हैं हमारे पास में, और कमलजीत सिंह ने बताया भी, हम बार बार भी ये परेशान है। तो अपनी परेशानी बताइए, फिर इसके बाद में हम इनसे बात करते हैं वकील साहब से। जी सर जी, साहब जी, मेरी परेशानी ये है जी, मैं मिथुन कुमार जाटव, गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ साहब जी। सर जी, इसमें जी मेरे परिवार में जी 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई जी, गुंडों ने जी, जो जातिवादी गुंडे हैं जी, उन्होंने जी। हमारा ये रोल था जी, वे हमारे समाज की बहन बेटियों की क्या छेड़खानी करते थे जी। हमने इस चीज का विरोध किया था जी। विरोध करने पे जी उन्होंने मेरे भाई को मार दिया जी। जब मेरे भाई को मारा तो जी मैं मुकदमा दर्ज तो करूंगा। मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसमें मैं और मेरी माता जी गवाह थे जी। हम अपनी बात सर जी कोर्ट में बताना चाहते थे, लेकिन वे जो जातिवादी गुंडे थे, वे चाहते थे कि इन्हें कोर्ट में ना जाने दे, इन्हें घर में ही सड़ा कर मार दे, या इन्हें घर के अंदर ही मार दे जी। लेकिन उन दरिंदों ने मुझ पर जी मेरे कुआर भी तोड़ दिए घर के, और मेरी दीवार भी फाड़ दी, मेरी छत भी फाड़ दी। लेकिन मैंने उस समय पुलिस को फोन कर दिया था, लेकिन तरह पुलिस आई, वे फरार हो गई। उस समय उन्होंने कोई वारदात नहीं की थी। मैं जी गवाही से 3 दिन पहले मैं और मेरी माता सावित्री देवी, हम कोर्ट में गवाही देने 1 तारीख को कोर्ट में गवाही देने गए, लेकिन लगी थी 1 तारीख, उन्होंने कोर्ट में बना दिया 6 तारीख। पैसे देकर 1 तारीख का 6 तारीख बनवा दी कोर्ट में जी। मेरे पास वो वीडियो भी है, मैंने सभी भाइयों को बताई थी। मगर साहब जी 1 तारीख का 6 तारीख बना दिया। अब 1 तारीख के 6 तारीख के बीच में वे मेरी माता जी को भी मार देंगे। लेकिन मैं कप्तान के पास भी गया, अधिकारियों के पास गया, मैंने रो के मगर जी मेरी माँ को बचा लो, मुझे बचा लो। वे 1 के 3 के बीच में हमारे घर में कोई अपराध कर देंगे, फिर जी मार देंगे जी। हम आपके पास में भी आए, इसके बारे में बात करें। एडवोकेट मकदूम जी थोड़ा सीधा होकर बैठते हैं, लाइव जा रहा प्रोग्राम है हमारा। तो इसमें बताएं कि जैसे मतलब विरोध करना, कोई मारना, अगर विरोध करने के बाद मार देना बंदे को, ये कहाँ तक जायज है? ये इसमें आपने कानून पढ़ रखा है
कि विरोध करने के बाद में किसी को मारना जायज है या समझाना जायज है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे ये कहूंगा सर, फिर सभी का शुक्रिया अदा करूंगा और आपका भी, जो आपने दोबारा हमको मौका दिया सर। और ये बहुत भीषण घटना है जो मेरठ में भाई के और भाई के परिवार के साथ हुई है। ये मामला उसी तरीके का है जो पिछली डिबेट में मैंने मुजफ्फरनगर का डिस्कशन किया था आपसे, कि लड़कियों के छिड़ने का मामला आया और ये इतना बड़ा तूल पकड़ा कि दो समुदायों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए, काटे गए। और उत्तर प्रदेश में उस समय की जो सरकार थी, उसने क्या ढीला पोला रोल अपनाया है वो सारी दुनिया को जानकारी है। इसी के परिणाम हमारे इन भाई के साथ भी आए हुए हैं। आप देखिएगा कि इनके परिवार का कत्ल हो जाता है, घर के लोग मार दिए जाते हैं। ये बड़ा जांच का सब्जेक्ट है कि एक के बाद और हत्याएं हो रही है। पहले उनकी मॉडलिस्टिंग में अगर ये शख्स हमारे भाई शिकायत दर्ज करते हैं, पुलिस को बताते, गवाही देते हैं, तो उनकी माँ को मारा जाता है, उनके भाई की हत्या की जाती है। इतनी भीषण घटना होने के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर गंभीरता से नहीं लिया। और देखिए षड्यंत्र कहां तक चल रहा है कि न्यायालय में तारीख को बदला जाता है। ये अपराधियों के साथ सिस्टम भी मिला होता है। जो सिस्टम मिल जाता है ना अपराधियों के साथ, तो अपराधियों के लिए अपराध करना आसान हो जाता है। भाई साहब आप देखिएगा, जिस तरीके से भाई ने ये बताया कि तारीख चेंज कर दी गई, और तारीख चेंज करने का मामला न्यायालय पर भी आता है। और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जांच का विषय है। और मैं ये कहूंगा आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत ये वो लोग भी अपराधी हैं जिन्होंने तारीखें बदली और अपराधियों को अपराध करने का मौका दिया। तो ये जो सब्जेक्ट है कि इसमें तारीख बदली है, तो इसमें न्यायालय परिसर के बाबू, क्लर्क जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इवन उसमें जज साहब की भी लाइबिलिटी है, जिस कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है कि इस तरीके की घटना कैसे हुई है। और ये सब्जेक्ट जांच का है। इसके लिए हमारे भाई को एक एप्लीकेशन संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज को देना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए उस कर्मचारी की जिसने इस तरीके की तारीख को बदलने का काम किया, और जो अपराधी हैं उनके षड्यंत्र का वो हिस्सा बने। कवल जी, आप इनकी दोनों की बात के ऊपर क्या क्या निर्णय देना चाहते हो? मतलब क्या महसूस कर रहे हैं इसमें जो इनके साथ में हुआ ठीक है, और मतलब गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन वकील साहब की बात आपने सुनी है, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? कमल जी सुनिए। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से मैं भी एक बात कहना चाहता हूं और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे पहले आपका कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, भाई इनके मैसेज आ रहे हैं, है ना, तो प्लीज इनको मतलब, क्योंकि हमारे इंडिया का यानी भारत का जो कानून है ना, आप इस टाइम देखो दिल्ली में देखो बड़े पद्धर पे, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है। और छोटी छोटी अदालतों की तो आप बात ही छोड़ दो, वहां पे सबसे बड़ी बात यही आती है कि कानून अंधा है। और सबसे पहले एक बात है कि गरीब की वहां सुनवाई है नहीं। अगर आप सुनवाई करते हैं, अब बार बार पुलिस के पास जाते हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि पुलिस का बर्ताव क्या होता है, पुलिस वहां बात कैसे करती है। अब हम कहते हैं जो भी सरकारें आती हैं हम इसको अमेरिका बना देंगे। अमेरिका का कानून देखो आप, अगर यहाँ पर कोई भी चाहे वो किसी पोजीशन का बंदा है, कोई भी करता है, तो उसको उस टाइम भी हथकड़ी लगती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बहुत बड़ी पोजीशन का बंदा है। लेकिन हमारे भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि वहां पर जो है वो सुनवाई बड़े लोगों की होती है, गरीब की नहीं। और इनके साथ में जो हुआ है, जैसे ये बता रहे हैं, और इतना बड़ा कांड हुआ है, इनके भाई को मारा गया, फिर इनकी मां को मारा गया, और फिर जब बात अदालत की उन्होंने तारीख ही बदल दी। तो इसमें दोषी कौन है? अगलों ने तो रिपोर्ट की है ना। तो दोषी इसमें वो जज भी है, वो वकील भी है, और वो सारे भी हैं जो अपने आप को दबंग कहते हैं। और ये दबंगी जो है ना, ये जब भी खत्म हो सकती है जब हम एक होंगे। आज आंदोलन जो हो रहा है वो एकता का है। हमें सबको ये चीज आज देखनी चाहिए। अगर हमने इस भारत को अच्छा बनाना है ना, तो हमको सबको एक होना पड़ेगा।
जब ही जो ये लोग गुंडे हैं ना हमारे देश में, ये इनकी दबंगी जब ही खत्म हो सकती है। हमने इसमें लाइव जा रहा है फेसबुक पर, उस पर लिंक सेंड किया, और अगर कोई जुड़ना चाहता है, भाई साहब जुड़ना है, जुड़ा अपने मन की बात रखना चाहता रख सकता है। तो इसमें भाई साहब अपनी बात आप करके मिठन जी आप अपनी बात को पूरी करिए। सर जी फिर जी मैंने जी फिर भी जब उन्होंने, मैं गवाही से 3 दिन पहले फिर उन्होंने 1 तारीख का 6 तारीख मनाया जी, फिर 3 तारीख को जी उन दरिंदों ने जी मेरी माँ को, मेरे सामने, मैं और मेरी माँ जंगल में थे जी, मेरी माँ को ही पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद पुलिस फिर अधिकारियों ने 2 गनर मुझे सुरक्षा में दे दी थे, लेकिन वे ढिलाई बरत दी। वे एक तो मौजूद था और जी एक मौजूद नहीं था, वो फरार हो गया था। फिर पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी मेरी माँ को जी 7 गोली मारी जी उन बदमाशों ने जी, और मेरे पे भी, मेरे कनपटे पे को भी, और मेरी जो वाइफ थी उसकी कनपटे पे को भी गोली उतरती गई जी। मेरी माँ कह रही कि बेटा भाग जा, तू भाग जाना, तुझे ही मार देंगे। मुझे ये नहीं पता था ये मेरी माँ को मार देंगे, मुझे ये पता था मुझे ही मारेंगे, क्योंकि केसों में, सभी केसों में जो मैन आदमी मैं था जी मुकदमा करने में। मेरी माँ साइड की गवाह थी, और जी वे चाहते थे कि मीतन को मार लो। फिर मेरी माँ उनके तमंचों पर लिपट गई, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ही 7 गोली मार दी थी। अपराधियों का नाम बताना चाहेंगे, बता सकते हैं इसमें जो अपराधी है जो इनामी बदमाश है, 1 लाख रुपए के इनाम रह चुका जिन पे। और जी एक तो सुमित जाट है, एक अतुल जाट है, और एक विपिन है, और जगपाल है, और एक अशोक है, और एक संजय है, और एक सागर उर्फ हिमांशु है जी। वो बदमाश है सर जी। एडवोकेट प्रभु जी हम बताएं इसके बारे में। जैसे कत्लेआम करके छुड़ जाते हैं लोग बहुत सारे, मतलब एक बेगुनाह तो जेल में सड़ते रहते हैं, ये खून करते थे आदमी का, ये छुड़ जाते हैं। इनके पीछे कौन है छुड़ाने वाला? ये छोड़ने का कोई इसमें कोई कानून है ऐसा? इसमें जमानत हो सकती है जो कत्लेआम करता है, या सिर्फ इसमें सिर्फ पैसे का जोर चलता है? क्या क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर प्रभु जी? देखिए, जमानत तो कोर्ट का अधिकार है, और जमानत कोर्ट अपने फैक्ट के आधारों पर देता है और रिलीज करता है। लेकिन दूसरा सवाल सर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो काम करता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए काम करे, उनके कल्याण के लिए काम करे। कहीं पर भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहां पर लोगों की जान को खतरा है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है। अब देखिए आप मेघराज भाई, बड़ी अजीब बात है इसी उत्तर प्रदेश की। आपने देखा होगा कि बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर था जो कोतवाल था, उसको कुछ गुंडों ने मिलकर मार दिया, और उसके बाद उन गुंडों की जब जमानत होती है तो केंद्रीय मंत्री उनको मालाएं डालने का काम करते हैं। मतलब आप देखिएगा कि क्या किस स्तर की पॉलिटिक्स हो रही है। जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट का होता है, वहां गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कितनी क्या हरकत कर रहे हैं, ये समाज का संदेश क्या जाता है, उससे ये बल मिलता है इस तरीके के अपराधियों को जो हमारे भाई की माँ को मारने का काम किया, हमारे भाई को मारने का काम किया। भाई के साथ तो हमारी पूरा का पूरी भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दूसरी बात सर, मैं आपसे कहूंगा कि अभी जो मैंने मुजफ्फरनगर की बात कही है उसको दोहराता हूँ। उस पर ये जो 2013 में कांड हुआ था, जिस पर जाट समुदाय के ही लीडरों के ऊपर मुकदमा दायर हुआ था, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते उन सारे मुकदमों को वापस कर लिया है। आप समझिएगा, जो विधायक थे, जो सांसद थे, ये जो लोग थे जिन्होंने बड़ा गंभीर अपराध किया, सरकार उनके केस को वापस ले रही है। स्टेटमेंट समझिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रही है जिन पर गंभीर धाराएं 302 दंगे का फैलाना, इस तरीके के मामले थे। जब किसी मामले में अपराधियों का संरक्षण सरकार करने लगती है, तब जो आम नागरिक है उसके साथ ये होता है जो मेरे भाई के साथ हो रहा है। जरूरत है जब सरकार निरंकुश हो जाए, जब सरकार आपको सिक्योरिटी न दे सके, सरकार अपराधियों का समर्थन करने लगे, तब आम जनता को भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश का एक वाकया बता रहा हूँ। कुछ भूमाफियाओं के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया है, आप समझिएगा, उस अधिवक्ता की उम्र लगभग 70 साल रही होगी। उनको और उनकी पत्नी को घर से मारते हुए लेके गए हैं और थाने में बंद करने का काम किया है। भूमाफिया
जो वर्तमान सरकार से जुड़े हुए थे उनके सड़क के साथ, उस अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर साहब। हमारे भाई भी मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश ही है। अगर यहाँ का शासन प्रशासन इस तरीके के व्यवहार करेगा, अगर उनका सपोर्ट नहीं करेगा, अपराधियों का सपोर्ट करेगा, तो आप देखिए कि परिणाम कितने खराब आएंगे। हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा, हम सभी को गरीबों, मजलूमों और इंसाफ के लिए, उनकी लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करना होगी। सरकार आप बना सकेंगे या भारत बना सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में इनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं और गलत व्यक्तियों को समर्थन करते हैं। कंवल जी, इसके लिए जो समस्या है, जैसे मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो जात पात है, जात पात एक भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, और जात पात के कारण ही इंसान को ऊंचा नीचा समझा जाता है, और ऊंचा नीचा समझने के कारण ही एक दूसरे को मारा जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो कत्ल हुआ इनका, जात पात के कारण हुआ। तो जात पात एक किस शैतान ने बनाई है, और कहाँ से इसमें पैदा हुआ है, किससे, मतलब जात पात से कितना नुकसान हो रहा है मानवता को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप कमल जी सिंह जी? जात पात का जो मतलब है भाई साहब जी, हकीकत में ये जो हमारे भारत में सब कुछ हो रहा है ना, ये जात पात के कारण ही है। और ये जो ब्राह्मणवाद ने हमारे देश में जातिवाद का जो ये सिस्टम बनाया हुआ है और मतभेद किया हुआ है एक दूसरे में, यही लोगों ने हमको ऐसे, हमारे अंदर ऐसा भ्रम पैदा किया हुआ है कि हम बड़े हैं, छोटे की बेटी है, छोटे गरीब की बेटी है, या किसी जो दलित हैं उनकी बेटी है, हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जो बड़ों की बेटी है, अगर उनके साथ कुछ हो तो कानून है, अगर छोटों के साथ में होता है तो उनके लिए पंचायत है, गांव में पंचायत बनाई हुई है, उनका केस आगे नहीं जाता, वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है कि गरीब के लिए, हम भी गांव में रहे हैं, हमने खुद गांव में देखा है। हमारे गांव में एक बार, मैं छोटा था उस टाइम, किसी लड़का और लड़की का चक्कर चल रहा था, तो उस लड़की को उसके परिवार वालों ने जिंदा जला दिया था। लेकिन वहां पर कोई पुलिस नहीं आई, कोई सिस्टम नहीं हुआ। तो ये है क्या, मतलब ये हमारे सबसे बड़ी जो गलती है ना, आज हम जो आज भटक रहे हैं, और सबसे बड़ी हमारी कमी है देश की। आज मोदी जी ने सब कुछ बदल दिया, कहते हमने भारत को ऐसे बना दिया। अच्छा, वहां पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी जो वहां बदलने की जरूरत है वो है कानून, क्योंकि कानून की वहां, कानून के पास पावर नहीं है। कानून जो वहां पुलिस है, या पुलिस के ऊपर जो भी अधिकारी बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि पीछे से फोन आ जाते हैं। और मैं वकील साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, जो वकील साहब आपके साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भाई सारे ही वकील पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ के, और मतलब ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो सच्चाई पे चलता है वकील, सच के लिए जो लड़ता है वो हारता है, और जो 2 नंबर के लिए लड़ता है वो क्यों जीतता है? 99% ये सवाल है इंडिया में, भारत में, कि वहां पे जो सच पे चलता है या सच की लड़ाई लड़ता है, जो भी वकील है, चाहे वो छोटा वकील है या बड़ा वकील है, लेकिन जीतता वहां पे 2 नंबर वाला ही वकील है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्या सिस्टम है? ये आपका सवाल हम पूछते हैं इनसे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। मिलन जी, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद में इनसे सवाल का जवाब लेते हैं जी। तो सर जी, फिर उसके बाद ये 3 तारीख को जी उन दरिंदों ने 3 तारीख को मेरी माँ को गोली मार दी। फिर मैंने फिर मुकदमा दर्ज कराया जी अपने भाई के। मैं फिर उसमें जो समझित गवाह बना जी, मेरा स्वामी मेरी माता जी को गोली मारी, मैंने फिर मुकदमा दर्ज कराया जी। लेकिन उन्होंने सोची कि ये जो है अब नहीं, ये नहीं डरने का, जो अब भी नहीं डरा, फिर मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर मेरी माता से 8 दिन बाद मेरे जीजा जी मेरे साथ पैरोकारी कर रहे थे, उन्होंने मेरे जीजा जी को भी गोलियों से भून दिया जी। उसके घर में जाके वो पैरोकारी कर रहा था मेरी, उस पैरोकार को मार दिया साहब जी उन्होंने जी। मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया साहब जी, मेरे जीजा जी को मार दिया जी। मतलूब जी, एडवोकेट मतलूब जी, इसके बारे में पहले तो इनका सवाल का जवाब दीजिए कमलजीत सिंह का, उसके बाद में हम इनकी जो हेल्प करने की बात है, जो आप संगठन चलाते हैं, उसके बारे में बात करें। इनकी सवाल का जवाब दिए कमलजीत सिंह के जी। जी तुम जी, एडवोकेट मतलूब जी, मेरी आवाज आ रही है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये यकीन मानिए ये
ये सवाल सभी के जहन में है। फिर इसका सवाल का बहुत छोटा तो बहुत बेहतर हमारी तरफ से जवाब ये है कि हमारे देश में न्याय मिलता नहीं, बिकता है साहब। तो जब न्याय बिकने लगे, जिस कौन मुकदमा जीतेगा, ईमानदार जीतेगा या खरीदार जीतेगा? दूसरा, मैं इसी में भाई की जो समस्या है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। भाई के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संगठन, हमारे अधिवक्ता पूरा का पूरा काम करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके एवज में कल हमको भाई की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने पूरा व्हाट्सएप हमको डिटेल किया हुआ है, जिसको मैंने अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को भेजने का काम किया है अभी, और उनको सारी बात से अवगत कराया है। कल वो चूंकि पार्टी के प्रोग्राम में थोड़ा बिजी थे, बाहर थे, तो उनका ये कहना था कि हम जल्दी से जल्दी इस बात पर विचार करेंगे और हमारे जो मेरठ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन मींस प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाएंगे। तो वो जल्द से जल्द भाई से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जैसा भी आगे निर्णय हो वो उनके हित में काम करने का काम किया जाएगा। मैं एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे डॉक्टर मद्दूर जी। जैसे कमल सिंह ने कहा था कि यहाँ पर कोर्ट भी बिका हुआ है, अदालत जो भी मतलब बिके, बहुत सारा कुछ बिका हुआ। क्या हुआ, वो कोर्ट बिका हुआ है या उसके बैठे अंदर बैठे जो शैतान लोग हैं, उस पर न्याय की कुर्सी पर न्याय करने वाले बैठ के वो बिके हुए हैं? कहे तो कोर्ट तो कभी नहीं बिकता ना, कोई सुप्रीम कोर्ट बिकता ना कुछ बिकता है, नाम ले आया था, लेकिन बिकने वाले तो उसमें शैतान लोग होते हैं। क्या करने जाएंगे ऊपर आप? बिल्कुल बिल्कुल शैतान लोग होते हैं और ये शैतानी हरकत उन्हीं के द्वारा की जाती है। हम आपको ये बता दें कि हमारे अपने सिस्टम में देखिए, हम अभी अभी जैसी बात ये चल रही थी कि जातियां किसने बनाई है, तो आप समझिएगा कि जातियां जो बनाई हैं उन जातियों का असर आपको राजनीति में भी देखने को मिलेगा, आपको लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, आपको विधानसभाओं में देखने को मिलेगा, आपको न्यायपालिका में देखने को मिलेगा, आपको कार्यपालिका में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो जाति व्यवस्था है, इसमें आप ये जरा महसूस करिएगा जाति व्यवस्था किन लोगों ने बनाई है, तो आप ये समझ जाएंगे कि कुछ जाति ऐसी है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है समाज के अंदर। अगर उस जाति को का बेनिफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन्हीं लोगों ने, उनके पूर्वजों ने इस जाति सिस्टम को बनाया और सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने का काम किया। अब आप समझिएगा, बेनिफिट राजनीतिक रूप से ले रहे हैं बड़े होकर, राजनीतिक रूप से मंत्री विधायक सरकार में आ रहे हैं बनकर और सरकार बना रहे हैं, तो वो अपने ही लोगों को, उन्हीं गंदे लोगों को न्यायपालिका और हर जगह भरने का काम कर रहे हैं। आप ये जानते हो कि यहाँ की पुलिस स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकती, यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन किसी काम का करती है तो किसी मंत्री, किसी विधायक का फोन आता है, तो मैं जानता हूं, जहां तक प्रैक्टिकल हूं, कि एक एसएसआई की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो विधायक या किसी नेता, सत्ताधारी नेता के खिलाफ चला जाए, चाहे जितना भी अपराधी बड़ा कर अपराध किया गया हो और पुलिस अधिकारी की जानकारी में होगी अपराध किया गया है, लेकिन किसी लीडर का फोन आएगा तो पुलिस अधिकारी उसके सामने खिलाता हुआ नजर आता है। जानते क्यों? क्योंकि ये सत्ता में उनको पावर दिया गया है, उनको ट्रांसफर करने का राइट दिलवाया गया है, उनको ये बताने का राइट, डिमोशन प्रमोशन का राइट भी नेताओं के पास होता है। उनकी जो होती है ना, जो शक्ति होती है, वो इस समय राजनीति में निहित है। तो इन सारी बड़ी कास्ट के लोगों ने या बड़ी जाति के लोगों ने, जिनका पूरा बेनिफिट हो रहा है, ये पॉलिटिक्स पे भी, राजनीति पर भी हावी है, न्याय व्यवस्था पर भी हावी है, कार्यपालिका पर भी हावी है। तो हम लोगों की दिक्कत है कि हम लोगों ने अपने समाज को बढ़ाने का काम नहीं किया, अपलिफ्टेड होने का काम नहीं किया, एजुकेशन में कहीं ना कहीं हम पीछे रहे हैं। दूसरी बात, आप ये समझिएगा कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हमारा एससी भाई, हमारा दलित भाई, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा माइनॉरिटी भाई, इन सब की अगर संख्या जोड़ी जाए तो आप समझिए तब तक सत्ता में रहने की क्षमता रखते हैं। ऐसे क्या परिणाम है, ऐसी क्या दिक्कत है जो हम कभी यूनाइट ना हो सके? इन कुछ लोगों के, चंद लोगों के द्वारा हम डिवाइडेड हो जाते हैं साहब, और डिवाइडेड होने के बाद हम आपस में लड़ जाते हैं और सत्ता ये प्राप्त करते हैं और ये हमारे ऊपर राज करते हैं। और हमारे साथ वो होता है जो आज भाई के साथ हुआ है। ऐसी हजार घटनाएं उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर हो चुकी है जो लोगों को कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कब हुई और कब दफना दी गई साहब।
जरूरत है हमको जागरूक होने की, जरूरत है हमको एक दूसरे की मदद करने की, जरूरत है इन गुंडों को राजनीतिक रूप से सबक सिखाने की, संवैधानिक रूप से सबक सिखाने की, कानूनी रूप से सबक सिखाने की, क्योंकि जब तक हम, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, आप समझिएगा, इन्होंने ताकत बहुत प्राप्त कर रखी है, इन्होंने संपत्ति और धन बहुत प्राप्त कर रखा है, इनके पास हर चीज है। अगर इनसे लड़ना है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करना पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं। हम अगर आज ये ठान लेते हैं कि हम सहयोग से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सत्ता हमसे कभी दूर जाए, और जब हम सत्ता में होंगे तो हमारे लिए सारी लड़ाइयां, भाई मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ 1984 का, हमारे सिख भाइयों के साथ दंगा हुआ था, हजारों भाई बहनों को मारा गया था, उनके साथ बलात्कार हुआ है, बदतमीजियां हुई, यही पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके साथ भी राजनीति की है, मुसलमानों के साथ राजनीति की है, दलितों के साथ राजनीति की है, क्योंकि मरने और कटने को केवल हम और आप मौजूद है। हत्या अगर होगी तो हमारी आपकी होगी, अगर राज करेंगे तो ये करेंगे। साहब वक्त बदलने की जरूरत है, और वक्त हमारी सोच से बदलेगा, हमारे विचारों से बदलेगा, हमारे एक दूसरे के सहयोग से बदलेगा। जो हमारा है उसमें हम इसको बदलेंगे और बहुत जल्दी बदलेंगे। इसमें हम 500 वकीलों की टीम तैयार कर रहे हैं जो इन शैतानों को पाएगी और इन शैतानों को जो गलत करेंगे उनको जेल में डालेंगे। 500 वकीलों की टीम हम बहुत जल्दी तैयार कर रहे हैं। तो हमारे साथ नंद किशोर पटेल जी जुड़े हैं। नंद किशोर पटेल जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब। जी थैंक यू, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भाई साहब, बात कर रहे हैं इनके मिठन जी की। आपने शायद पता होगा कि भाई इनके जो कत्लेआम किया उसमें जो इनके 3 लोगों को मार दिया है, सिर्फ इस करके मारा कि ये दूसरों के हेल्प कर रहे थे कि वो लड़कियों छेड़ रहे थे, उसकी वजह से। तो इतना मतलब किसी की एक विरोध करना ये कहाँ तक जायज है कि कत्लेआम कर देना, ये जायज है कि नाजायज है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप तो वकील हो। किसी भी सूरत में किसी भी जीव की हत्या नहीं की जानी चाहिए, ये सरासर गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है, और ये किसी भी मजहब या धर्म में किसी की हत्या का कोई मतलब अच्छा चीज नहीं है। हर चीज मतलब हत्या बुरा ही है। और भारतीय संविधान के अनुसार भी भारत में रहने वाले समस्त मानव समुदाय को जीने का, उसे खुशी रहने का, भारत में कहीं भी बसने का, आने जाने का, ये पूरा अधिकार भारत का संविधान हमको देता है। तो किसी भी तरह से किसी भी मानव समुदाय की हत्या नहीं की जानी चाहिए, ये गलत है और ये सरासर गलत है। हम इसका घोर निंदा करते हैं, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही है वो न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए। जी कमल जी से भी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर जो हम बात कर रहे हैं? आप कुछ भी कहना ऐड करना चाहते हैं इस बात में? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि आज जो हमारे सबसे पावरफुल जो कुर्सी होती है राष्ट्रपति की, अभी मैंने पीछे सुना था कि एक खाली गांव में नहीं, ये बड़े पद्धर पे, ये ब्राह्मणवाद ने छोटे पद्धर पे नहीं, बड़े पद्धर पे भी ये बात की हुई है। राष्ट्रपति अभी कहीं पीछे मंदिर में गए थे, मतलब वहां पे थे, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो इसका क्या मतलब है भाई? जो बंदा राष्ट्रपति है देश का, उसको भी इजाजत नहीं है, फिर आपने उसको उस कुर्सी पर क्यों बिठाया? अच्छा, वही राष्ट्रपति जब कोई दिल्ली में आपके साथ में जो आप पार्टी है उसके साथ में कोई ऐसी वो होती है, तो संडे कोई वो साइन करता है। आप उससे काम तो ले रहे हैं, लेकिन उसको मंदिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब बड़े पद्धर पे एक काम हो रहे हैं तो कानून तो इनके लिए बहुत छोटी बात है। जब भी तो कहते हैं इंडिया में कि जिसके पास 4 पैसे हैं या किसी की कुछ पोजीशन है, प्रधानमंत्री तक या सीएम तक, डीएम तक पहुंचे, तो वो कहता कानून मेरी जेब में है। तो आप वकील साहब से पूछिएगा भाई कानून जेब में, इसका मतलब क्या होता है? लगता है हाँ भाई मिठन जी, आप बताएं इसमें क्या है? अगली बात बताएं, क्या पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं या पुलिस वाले साथ दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? याचिका जी 10-12 कोर्ट की तरफ से जी 8-10 पुलिस वाले मेरी सुरक्षा में तैनात है। और जी जो यहाँ का जो मैंने बताई थी पहले भी मैंने रिपोर्ट, यहाँ के याचिका जो थाने और चौकी में है, इसमें जी जो थाने चौकी में है इन्हीं के कुछ रिश्तेदार है, कुछ इनके रिलेशन के है,
वे जी मेरी साथ जो करते हैं भेदभाव करते हैं जी। मुझे ऐसा जो ऐसी का थाने चौकी में है ऐसी का जी, इसमें जो कुछ थाने चौकी में कुछ इनके रिश्तेदार है बदमाशों, ये इनके अंदर जातिवाद है और मुझे बदमाशों की तरह टॉर्चर करते हैं जी। वो मैंने लिखित में एप्लीकेशन भी दी थी, मैंने लिखित में एप्लीकेशन सभी मुझे परेशान, लेकिन उनका ना तो कुछ ट्रांसफर किया गया है और ना ही कोई भी कुछ बात हुई है जी। अभी वो वही थानेदार है, वो थानेदार इनका रिश्तेदार है। पटेल जी, आप बताएंगे जिसकी जो सुरक्षा के लिए खड़े कर दिए गए हैं, क्या उसका टॉर्चर करने का हक है? अगर टॉर्चर करते हैं तो उसके ऊपर क्या कौन सी कार्रवाई हो सकती है? उसको तो उसमें जेल में कैसा बंद किया जा सकता है उसको? क्योंकि टॉर्चर करने का मतलब बनता नहीं, जो रक्षक है वो भक्षक कैसे बन सकता है? क्या कहेंगे नंद किशोर जी? जी बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी आदमी को उसमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए और टॉर्चर नहीं करना चाहिए ऐसा मैं जानता हूं। और टॉर्चर इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को मतलब तकलीफ देने के लिए नहीं है, आप सुरक्षा के लिए है, आप मानव समुदाय की सुरक्षा के लिए है। और मानव समुदाय में अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप न्यायालय में उस बात को ले जा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से उसे शारीरिक क्षति उसको नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए खिलाफ आप मानवाधिकार आयोग में लिखिए, अनुसूचित जाति आयोग में लिखिए। आपका स्टेट का होता है, सेंट्रल का होता है, जिले में कलेक्टर उसका मुखिया होता है, उसको लिखिए और उसकी कॉपी आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दीजिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपको थाने के बाहर या एसएसपी कार्यालय या डीएसपी कार्यालय के बाहर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक व्यक्ति के लिखने पढ़ने से कुछ होता नहीं है, इसमें मूवमेंट की जरूरत होती है और इसमें संगठन और साथियों की जरूरत होती है। बशर्ते आप कागज का घोड़ा दौड़ाइए जी। और इसके खिलाफ आप प्राइवेट कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप अपने नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वहां पर आप प्राइवेट कंप्लेन भी डाल सकते हैं। वहां पर आपको सरकारी वकील आपको फ्री में मिलेगा जी, वो आपकी मदद करेगा जी। मेरठ के आसपास में वकीलों की टीम होगी कहीं भी, अगर वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, अब तो वकील हो तो कहीं भी बैठे आप तो कुछ भी करा सकते हैं। तो इसमें बाम से इनके साथ संगठन खड़ा कीजिए ताकि इनका जो आने वाले वक्त में जैसे इनके ऊपर कार्रवाई कर पुलिस वाले कर रहे हैं, जो गुंडों ने तो मारा है काटा जो भी है, लेकिन आने वाले वक्त में औरों लोगों को ना काट सके गुंडे इनकी ऐसी उसकी वजह से इनकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है, इनके साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आज इनके साथ में नहीं खड़े हुए तो कल को हमारे बारी आ सकती है, हमें वो काट सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो संगठन वहां पर है इनमें, तो इनके साथ में खड़ा कीजिए वकीलों को। तो मिठन जी आप बताएं कुछ क्या करना चाहते हैं आप? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले जो ये घटना हुई थी वो एसओ की ही, जो थानेदार होता है उसकी ही बदौलत से हुई थी जी। जो पहले मेरे भैया को मारा था, उन्होंने उल्टा मेरे भैया को मारा था, फिर हमने विरोध करने पे एप्लीकेशन दी थी, हमारे यहाँ से तमंचे लेकर आए थे। मगर साहब जी हमें मार देंगे, बड़े बदमाश है, ये मार देंगे, आप जो है इन पे निगरानी रखो। और जी ये लो, हमने उनको तमंचे, एसओ साहब को तमंचे दिए थे, लेकिन उन्हें उसमें भी वहां भी जातिवादी था जी, उसने और उल्टा मुकदमा मेरे पे कर दिया जी। तुमने और उन्होंने उल्टा मेरे पे करवा दिया जी। 7-17 का क्या तुमने इनकी क्या साथ मारपीटी करी है, तुमने बदतमीजी करी है, हमारे समाज की बहन बेटियों की छेड़खानी कर रहे, हमारे यहाँ तमंचे लेकर आए, हमें ही पीट के चले गए और उल्टा मुकदमा भी हमारे पे कर दिया जी। ये जी थानेदार की ही बदौलत थी जो मेरे घर में 3 मर्डर हुए जी, थानेदार की ही सहमति से हुई जी, मेरे परिवार में 3 मर्डर जी। आपने कोर्ट का सहारा लिया मिठन जी? सर जी मेरे सभी केस कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। और जी जब मैं कोर्ट में गवाही देने जाता था, मैं सूट सलवार पहन के, बुरखा ओढ़ के, उनकी डर की वजह से, क्योंकि मैं अपनी बात कोर्ट में बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे पे कोर्ट में भी हमला करा, मेरे सिर में बट मारी, बदमाश, और पुलिस होने के बावजूद मेरे पे हमला हुआ। फिर हमला होने के बावजूद अगले दिन मेरी माता जी को मार दिया उन्होंने जी, मेरे जीजा जी को मार दिया। मैं इंसाफ मांग रहा हूँ और मैं अभी पुलिस सुरक्षा, मेरे यहाँ से 8-10 पुलिस वाले हैं, अब वे मेरी सुरक्षा में तैनात है। जो यहाँ के मेरठ के जिला कप्तान साहब है, उन्होंने पुलिस सुरक्षा मेरी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ, आप कोई गलत नहीं होने देंगे, जो होया उसको तो हम उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन अब कप्तान का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे थोड़ा सहयोग
आशीर्वाद दिया है, अब चौथा मर्डर तेरे घर में नहीं होने देंगे। मगर साहब जी, मैं उनसे भी मैंने कहा, मैं तुझे इंसाफ मांग रहा हूँ, आप मुझे इंसाफ दिलवा दो। मेरे परिवार के 3 लोगों को मार दिया। मैं तुझे एक भर्ती की तैयारी कर रहा था, अपना पढ़ा लिखा बंदा था, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन दरिंदों ने, अब मेरी सारा भविष्य ही खराब हो गया। मैं पुलिस सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस सुरक्षा में घर में कैद रहता हूँ। वे बदमाश खुले घूमते हैं, मैं पुलिस सुरक्षा में घर में कैद हूँ जी। मेरा परिवार तिनके से मोहताज है जी, हर चीज से मोहताज है। मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकता उनकी डर की वजह से, पैरोकारी नहीं कर सकता बिना पैसों से, क्योंकि मुझे कुछ ही नहीं मिला ना। मुझे आर्थिक सहायता मिली थी, मुझे 4,12,000 रुपए, वे मुझे सरकार ने, मेरी माता जी का जो गोली लगी थी, वो अस्पताल में भर्ती थी, वे मेरे पैसे वक्के वहीं खर्च करवा दिए जी उन्होंने जी। मुझे आश्वासन दिया था एक नौकरी 50 लाख रुपए का, लेकिन सब झूठा आश्वासन मिला जी, मुझे कुछ नहीं मिला जी। अब तो मैं सभी भाइयों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी थोड़ी मदद करवाओ, जिससे कि मैं उन बदमाशों को उनके करे की सजा दिला सकूं और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खुला सकूं, सूखी सूखी जी। लेकिन मैं संघर्ष जारी है। जरूर हम इसके लिए प्रयास करेंगे। आप अपना जो भी है एड्रेस वगैरह हमसे संपर्क करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फेसबुक पे डाल दीजिएगा, मेरे मैसेंजर पे मेघराज सिंह के द्वारा। जो भी होगा मैं उसमें पूरा मदद करूंगा आपको, और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कोर्ट की जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी हम फाइल कराएंगे, वहां पे हमारे एडवोकेट साथी है। और पूरे देश में हमारे लोग हैं, और वो हम उनके माध्यम से हम काम करेंगे। वहाँ संगठनात्मक कार्रवाई भी करेंगे और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। उसके लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। आपसे हमारी 1-2 बार और फेसबुक पे चैटिंग हुई है, तो मैं उसमें समझ रहा था, लेकिन आपने मुझे उस तरह का जो भी रिस्पांस होना चाहिए आपने नहीं दे पाया, तो मैं थोड़ा सा उसमें ढीला हो गया था। लेकिन अगर आपके तरफ अगर गड़बड़ हो रहा है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ पे अपने संगठन के लोगों को लगाऊंगा जी। बात कर रहे थे कि इन्होंने बोला कि 50 लाख की नौकरी, 50 लाख के देने के बाद तेरी नौकरी देने के बाद फिर मुकर गए। ये मुकरने का काम तो मतलब दिन रात करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं और सब बात अधूरी करते हैं। ये कहाँ से सीखते हैं ऐसे पैदरे बदलने? ये क्यों बदलते हैं? कमल जी, सिंह क्या करना चाहेंगे आप? भाई साहब जी, वहां पे जो कोई भी बैठे हैं ना, आपको अगर उन्होंने 50 लाख के लिए बोला है ना, तो 50 लाख के लिए सबसे पहले तो उन जो वहां पे ऑफिसर है उनकी जेबें गर्म करनी पड़ेगी, और इनके पास 1 या 2 लाख रुपए आएगा। वहां पे कानून भाई साहब जी ऐसे हैं कि बस कहना भी बहुत मुश्किल है कि मतलब अब क्या कहें कानून को वहां पर, क्योंकि वहां पे एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा कानून है। और हम तो जो वकील साहब हैं, ये एकजुट होने चाहिए। जैसे आज आंदोलन से किसान एकजुट हो रहे हैं, और किसान मतलब वकीलों को भी एकजुट होना चाहिए। अगर हमारे वकील साहब सारे इकट्ठे होके ऐसे लोगों का केस ना लड़ें जो ऐसे काम करते हैं, ऐसा गुंडागिरी करते हैं, क्योंकि जो वकील ऐसे केस लड़ते हैं उनके घर में भी तो दी बेटी है ना, उनके घर में भी ऐसा हो सकता है। तो हम जब वकालत पढ़ते हैं तो वकालत हमको क्या सिखाती है? वकीलों को एकजुट अगर हो जाए तो वहां पे कानून भी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़े गुंडे होते हैं, जो सबसे बड़े वहां पे दबंग अपने आप को कहते हैं, उनको छुटवा के भी ये वकील साहब लेके आते हैं। तो हमारा जो कानून है क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून के नाम पे वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। और जैसे मोदी जी ने सब कुछ बदला है, रातों रात नोटबंदी की, रातों रात जीएसटी लगाया, रातों रात 370 हटाई, रातों रात राम मंदिर बना दिया। अच्छा, रातों रात किसान का फैसला क्यों नहीं हुआ? और रातों रात जो अगर ये लोग जो इनके हाथ में बहुमत है, सब कुछ है, काश ये कानून को पावर दे देते, जिसकी जहां जो ड्यूटी है, भावे वकील की है, चाहे पुलिस की है, या कोई भी महकमा है, जिसकी भी जो जॉब है वो अपनी जॉब ईमानदारी से करे ना, तो कभी भी ये चांस बने ही ना, ऐसे गुंडे पनपे ही ना। चलो हर जगह होता है, थोड़ा बहुत हर जगह होता है, लेकिन हमारी इंडिया में सरेआम है, सरेआम गुंडागिर्दी है, और गुंडागिर्दी की कोई सजा है ही नहीं। पता नहीं भाई कानून में लिखी है या नहीं लिखी है, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन वकील साहब को पता है। और जो हमारे उसमें लिखा है, मतलब जो
सिस्टम लिखा है, उस पे एक कानून क्यों नहीं चलता या सिस्टम क्यों नहीं चलता? आज इनके घर में जो हमारे दोस्त हमारे सामने बैठे हैं, उनके घर में इतना बड़ा कांड हुआ है। पहले उनको बड़े भाई को मार दिया, उसके बाद तारीख बदलवा के अदालत की उनकी मां को मार दिया, 7 गोली मार दी, और साथ फिर उनके जीजा जी को मार दिया। और अब जो वहां पे जिनके पास से सहायता लेने गए हैं, वो कह रहे हैं हम चौथी मौत नहीं होने देंगे। जिस घर में 3 मौतें हो चुकी हों। गोली मार दिया सर, मैं जानना चाहूंगा, गोली मार दिया तो गोली जिसने मारा उसके ऊपर केस बना कि नहीं बना? ये तो मामला है ना अभी। हाँ जी, मार दिया, गोली तो मार दिया, किसी ने मारा होगा तभी गोली चली होगी। अब गोली चली है, उसमें आहत हुए हैं, तो गोली चलाने वाले के खिलाफ कोई केस हुआ क्या? जी बताएं इसके बारे में क्या है केस उसमें SC/ST 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था जी। अच्छा, उसमें SC/ST 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और 120B के तहत। लेकिन वे बदमाश 5-6 महीने के बाद ही जमानत पर आ गए फिर से जी। चलो ठीक है, जमानत तो हो ही जाना है, जमानत की तो प्रक्रिया है और जमानत तो हो ही जाएगी। लेकिन आप उसमें एविडेंस जो है गोली मारने वाला, अगर कोर्ट में गोली मारी गई है या रास्ते में मारी गई है, तो उसके लिए एविडेंस आप तैयार रखें। और गोली से ही मरा है ऐसा, मतलब गोली से जो उसमें रिसर्च का जो आता है, जैसे हम लोग उसमें क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि गोली अगर उसके शरीर से गोली मिली है तो गोली वो किसके गन से चली, वो गन लाइसेंसी था, गैर लाइसेंसी था, सरकारी था, इस तरह की सभी बातें उसमें क्रॉस क्वेश्चन में आती है, हम लोग कोर्ट में उसका जिक्र करते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से आप उसमें बयानबाजी करेंगे कोर्ट के अंदर। और अगर आपको शंका है कि हमें ऐसा हो सकता है, तो मतलब आप उसमें आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और पुलिस आपकी मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा सकते हो डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर से आप मांग करके कि भाई हम जा रहे हैं, हमारे जाने आने की पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस सारी तरह से सुरक्षा की आप डिमांड करते रहे और लिखित में आप अपना कागज का घोड़ा दौड़ाना बंद ना करें। कागज आप लिखते रहें, आपको पुलिस कस्टडी भले आपको मतलब सुरक्षा मिली है, लेकिन आपके कागज और कलम को कोई बंद नहीं कर सकता। उसके माध्यम से आप अपनी दैनिक गतिविधियों को लिखते रहें, जो भी आप कहना चाहते हैं वो बातें लिखते रहें, क्योंकि पुलिस कस्टडी हटने के बाद अगर आपकी डायरी, आपकी जो डायरी मिलेगी, हो सकता है वो आप रहे ना रहे, लेकिन जो डायरी रहेगी वो कानून के समक्ष एक साक्ष्य के रूप में ली जा सकती है। हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी ना हो, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके घर के 4-4 लोगों को ऐसे ही गोली मार दिया गया है, तो आप डरे नहीं, लेकिन आप अपनी गतिविधियों को आप कागज कलम पर लिख करके एक दूसरे लोगों के साथ सर्कुलेट करते रहें। क्योंकि अगर वो सर्कुलेट करेंगे तो वो बाद में जैसे आप छानबीन होगी कि कितने लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी वो आपके गवाह बनेंगे कोर्ट में जा करके। सर जी, तो इस तरह से सर जी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। जब कोई ऐसा कांड होता है तो अदालत के पास जाते हैं, केस अदालत में जाता है, तो मतलब वहां पे हर चीज का सबूत मांगते हैं, कैसे लगी, कैसे हुआ, या किसी लड़की का केस जाता है उससे उसको बिल्कुल इतना वो वहां पे भी उसको इतना टॉर्चर नहीं किया जाता जितना अदालत में किया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। एक मिनट सर जी, एक मिनट। तो एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते? जब इनके हाथ में होता है ये कानून क्यों नहीं बना देते भाई, ऐसे हो ही ना सके? ये सही बात है, कानून मांगते, ये सही बात है ना कानून बनाना। कानून की क्या है तो प्रक्रिया क्या है, तो मतलब ये कानून ऐसा क्यों नहीं बना देते? कानून बनाने का काम सांसद और विधायक का होता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई कानून नहीं बनता है। सांसद और विधायक जो हैं वो तो अनपढ़ बिठाए हुए हैं, उनको तो कानून के बारे में पता ही नहीं है। उनको तो कानून के बारे में सांसद जरूर अनपढ़ बिठाए हैं, लेकिन जो सेक्रेटरीट में होते हैं, मामला समझने का है माननीय, जो सेक्रेटरीट में IAS सेक्रेटरी लेवल के बैठते हैं, उनके द्वारा जो जैसे अनपढ़ विधायक भी होता है, तो गांव का विकास और शहर का विधायक समझता है कि कैसे होना चाहिए। वो अनपढ़, वो अलग मैटर है। जो आप कह रहे हैं कि अनपढ़ विधायक बिठाए हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो सांसद विधायक चुन के जाते हैं, अगर उनकी मानसिकता में है कि इस तरह से कानून बनना चाहिए, तो जो सेक्रेटरीट स्तर के IAS ऑफिसर्स सेक्रेटरी होते हैं सांसद के,
उसके माध्यम से वो अपनी बात वहां पर बता सकते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए। इसके लिए हमें सेक्रेटरीट में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारी जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व नहीं है, सारे सवर्ण मानसिकता के, सारे जनरल मतलब ओपन कास्ट, जिन्हें दुश्मन शैतान भी हम बोलते हैं, तो शैतानी मानसिकता के जो लोग हैं वो सेक्रेटरीट में भरे पड़े हैं। उनके लिए हमें पहले अपना प्रतिनिधित्व वहां पे हासिल करना होगा, फिर हमारे लिए कानून बन पाएगा। हम सांसद विधायक तो रिजर्वेशन के माध्यम से चुन के भेज देते हैं, लेकिन वो हमारे सेक्रेटरीज लोग हैं। अभी आईएएस जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, सांसद और मंत्रियों के सेक्रेटरी होते हैं, जो कानून की खाका तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, वो लोग हमारे मानसिकता के लोग नहीं है, फुले अम्बेडकरी विचारधारा के लोग नहीं है। और तो इसकी सांसद वजह भी से हमें जो दिक्कत आ रही है। जो सांसद बैठे हैं वो भी तो गुंडे हैं। जब सांसद ही गुंडे बैठे हैं तो मतलब हमारे देश में कानून कैसे सही हो सकता है? ये तो वकील साहब, आपने पढ़ाई की है, आप भी इकट्ठे होके 500 वकील, 1000 वकील, 2000 वकील एक धरना दे सकते। जैसे आपने इनको कहा भाई आपको धरना देना पड़ेगा, धरना नहीं देंगे। अभी इनके वकीलों की टीम तैयार करेंगे, जो विधायक हैं, जितने मंत्री, जो भी ये काम करें, इनको सबको जेल में डालेंगे, टेंशन मत लेना। भाई साहब जी, एक कदम आप ही उठाएंगे। अब जो आपने वॉइस ऑफ मानवता का ये जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपने बहुत एक के लिए नहीं, सबके लिए उठाया है। और एक कदम ही एक दिन ऐसी क्रांति लाएगा कि वाकई ये जो हमारे वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, या कोई भी है, या पुलिस है, वो एक हो जाएगी। आज जैसे आंदोलन हो रहा है, एकता आ गई है, किसानों में आई है, तो हमारे वकील भाइयों में भी आएगी। और जिस दिन वकील भाइयों में एकता आ गई ना, उस दिन कानून ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। वो वादे करता है साहब, हम 1 महीने के अंदर अंदर ये टीम तैयार करते हैं 500 वकीलों की, जो सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करेगी, जो भी मंत्री संतरी गलत करते हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक महीने के अंदर अंदर ये वकीलों की मिल जाएगी। जी लास्ट सवाल कर रहा मैं आपसे, क्या नाम है आपका, मितन जी, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, कह सकते हैं, क्या अपनी डिमांड रखना चाहते हैं? मैं सर ये डिमांड रखना चाहता हूँ, जो सभी भाइयों से और वकीलों भाइयों से, सभी से मैं ये डिमांड रखना चाहता हूँ कि मुझे देखो जी, मैं तो पुलिस सुरक्षा में घर में कह दूं, मेरी तरफ से मेरी सारी कोर्ट में गवाही तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी जो है जो सरकारी गवाही रहती है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी तरफ से पैरोकारी नहीं हो पा रही। और मैं उन बदमाशों को उनके करे की सजा दिलाना चाहता हूं। मैं सभी भाइयों से जो मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी जो भी हो सके थोड़ी थोड़ी मदद करो, मैं उन बदमाशों को उनके करे की सजा दिला सकूं। और के साथ में मुझे अभी 2 वकील आपके साथ में जुड़े हैं, किशोर पटेल जी, इनका संगठन चलता है, और एडवोकेट मकतूब जी हैं, इनका भी संगठन चलता है। तो 2 संगठन आपके साथ समझ रहा है, आप अकेले नहीं है। तो वकील साहब इसमें लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? अनंत किशोर पटेल जी, आप कहना चाहते, बताइए, आप बताइए कुछ। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए, आप अपनी कानूनी कार्रवाई मत रोकिएगा, और उसके डॉक्यूमेंट देखिए, न्यायालय में डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अगर ये है कुछ आपका ब्रेन लॉफुल काम नहीं करता है, तो निश्चित रूप से आपका वकील होगा, जाटो साहब से कहूंगे, जो वकील होंगे आपके, वकील साहब से आप डिस्कस करिए। कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपकी आवाज बंद हो गई भाई साहब। तो जी मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ जी। बोलिए। जिस तरीके से आपने ये घटना बताई है कि तारीख को, मैं जी एक छोटा सवाल बताना चाहता हूँ। एक बदमाश जो अब कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने घर से ही बैठ के उठा सकते हैं। जाटो साहब, ये मोबाइल के जरिए से आप अपनी शिकायतों को ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए से आपके पास में ये सुविधा है। कहीं पे ये बात जरूर है कि लॉफुल ब्रेन काम नहीं करता है, तो आपके लिए देखिए, हम लोग भी कनेक्टेड में है। हालांकि आप बहुत ज्यादा स्टडी आपके केस की हम लोगों को नहीं है, अभी पटेल साहब भी बोल रहे थे, तो हम लोग क्या कि फैक्ट के आधार पर आपसे बोलते हैं। 302 की FIR लॉन्च हो चुकी है,
और जैसे कि आपने बताया 120 की हो चुकी है, तो न्यायालय प्रोसीडिंग चल रहा है। जो भी प्रक्रिया करेगा वो न्यायालय आगे करेगा। हाँ, कोई भी स्टेप उठाए तो नियर बाई लॉयर जो हो, जो आपके केस को पहले से देख रहा हो, जिसको पूरे स्टेप की जानकारी हो, उससे एडवाइस लेकर डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई जरूर करते रहिएगा। उसके बाद में जहां हम लोगों की आवश्यकता महसूस करेंगे या जो हेल्प की हम लोगों की आवश्यकता होगी, वो पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोग किया जाएगा सर। पटेल जी, आप कुछ कहना चाहते हो, लास्ट में कह सकते हैं। मैं सर जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। एक जो बदमाश है, अतुल बदमाश है, उसका पिता फौज में है जी। वो उसकी उसकी हाई कोर्ट से भी जमानत कैंसिल होगी, मेरठ कोर्ट से भी जमानत कैंसिल होगी, लेकिन वो बदमाश कम से कम 3 महीने से फरार चल रहा है। लेकिन जमानत कैंसिल होने के बावजूद भी अभी वो पुलिस की पकड़ से दूर है। उसका वारंट हुआ होगा, 82-83 की कार्रवाई हुई होगी और उसके बाद इनाम घोषित करने की ये कोर्ट में प्रक्रिया होगी। आप इसके बारे में अपने वकील साहब से जरूर मिलिएगा, वो आपको आगे की राय जरूर देंगे कि किस समय क्या स्टेप उठाना है। चूंकि इस मुद्दे पर हम लोग ज्यादा इसलिए बोलने के अभी जानकारी चूंकि नहीं है फाइल की कि किस स्टेप पे क्या प्रक्रिया चल रही है, तो ये नियर बाय लॉयर्स ही करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लॉयर आपस में डिस्कस कर लेंगे, उनका नंबर भी हमको दे दीजिएगा, पटेल साहब को दे दीजिएगा, तो हम लोग जरूर उनसे कनेक्टेड होंगे और जो भी राय होगी सारे वकील मिलकर कोई बेस्ट निर्णय लेंगे जो आपके हित में रहेगा। पटेल जी, आपको कहना चाहते हो लास्ट में? लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जैसे कि मेरा जब M90 न्यूज इंडिया का मेरा लाइव डिबेट चलता है तो मीनन जी वहां पे लिखते हैं कि मुझे मदद करिए। मैंने इनसे 1-2 बार संपर्क करने की कोशिश करी लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया। इन्होंने नंबर भी मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ा हुआ था। मैं मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय मीडिया सचिव हूँ, यानी प्रवक्ता हूँ मूल निवासी संघ की तरफ से राष्ट्रीय, और मैं इस मुद्दे को पूरे राष्ट्र में अपने संगठन के माध्यम से ले जा सकता हूँ, ऐसा मैं चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे जो इस मामले की फैक्ट है, मुझे जानकारी उसकी चाहिए, वो रिटन में चाहिए। उसके आपकी जो भी FIR हुए है और जो भी आपके चालानी कार्रवाई हुई है उसकी कॉपी हमारे संगठन को भिजवा दे, या तो दिल्ली कार्यालय पर या तो आप मेरे पते पे भेज दे। तो इसके माध्यम से क्या है, उसको हम लोग पूरे राष्ट्र में एक अमानवीय कृत्य के रूप में हम उसे उजागर करेंगे और जो भी एक परिवार के 4 लोगों के या 3 लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के खिलाफ हम मतलब क्या जन आंदोलन कर सकते हैं। जन आंदोलन की तैयारी हम कर सकते हैं जब हमारे पास उस कानून के, उस किताब के, उस केस के फैक्ट हमारे पास जब होंगे तो हम उसके माध्यम से लोगों में क्या कहते हैं, आंदोलन तैयार कर सकते हैं उसके माध्यम से। और आपका मेरठ कहीं दूर नहीं है, मेरठ में हमारी कार्यकारिणी है मूल निवासी संघ की, मैं वहां पे दिखा लूंगा आपके इस कार्यक्रम को, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूरे देश में हमारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। सर जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सर जी, आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ साहब जी। जी बोलिए। सर जी मैं कहना चाहता हूँ सर जी, मैं देखो जी, मैं तो पुलिस सुरक्षा, मुझे परमिशन नहीं मिलती घर में से बाहर भी निकलने की। मैं 24 छत पर रहता हूँ या फिर बाहर भी पुलिस सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं जाता, क्योंकि उन बदमाशों ने, जो फरार चल रहा है बदमाश, उसने कह रखी है हम केस फाइनल होने से पहले ही तुझे मार देंगे। पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रखी थी उसने। और जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, FIR की कॉपी, अखबारों की कटिंग और चार्जशीट वगैरह सारी जो है मेरे वकील के पास है। मैं अगर आप वकील साहब से आप हमको संपर्क करा दीजिएगा, वकील साहब से हम बात कर लेंगे और उनकी जो भी मतलब वो कॉपी है, हमको बाई हार्ड कॉपी वो ना दे, उसका PDF बना करके हमको मेल कर दे, PDF बना के मेल कर दे। क्योंकि इस समय कोर्ट्स जो है वो सारे ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑनलाइन कोर्ट्स में एविडेंस वगैरह भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, मोबाइल पे ही फोन करके अभी आप घर पे बैठे हैं, यहाँ से आपकी सुनवाई हो जाएगी। इस तरह से अभी चल रहा है कोर्ट। तो आप वकील साहब को अगर बात होती है तो बोलिएगा कि सर उसका PDF बना करके हमें दे दें, जो भी मामला है तो उसका PDF बनाकर हमें आप मेल करवा दीजिए, WhatsApp करवा दीजिए। तो इतना तो कर सकते हैं, हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमारा टाइम समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम इसका जो संगठन प्रत्याग करने आया, मानव रक्षक संगठन बनाएगा, उसका जो इंसानों को जात पात से ऊपर होगा, धर्म से ऊपर होगा, कोई इसमें धर्म नहीं, कोई जात नहीं होगी, मानव रक्षक संगठन। तो मैं चाहता हूँ कि नंदकिशोर पटेल जी, आप मुझे अपने संगठन से 50 वकील मुझे आपकी तरफ से चाहिए और एडवोकेट मतलूब जी मुझे 50 वकील आपके संगठन से चाहिए। तो आप क्या दोनों 50-50 वकील हमें देंगे इस संगठन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल 50 क्या उससे ज्यादा भी सर देंगे। ज्यादा कर तो मेहरबानी होगी, लेकिन अगर 50-50 मुझे वकील आपसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी संगठन है उसके ऊपर नाम लगे। हम चाहते 50-50 सभी के संगठन ले गए, जितने 10-20 ले सकते हैं, 50-50 इस कर कह रहे कि आपसे बात होगी हमारी। तो कमलजीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, संगठन जो तैयार कर रहे हैं इसके लिए, और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं आप? ये आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और हम तो दुआ करेंगे कि आपका ये काम बहुत जल्दी शुरुआत हो, और ये जो जिसको आप सब मानवता को जोड़ रहे हो सारे आपके साथ खड़े हैं, और जो जो भी आपके साथ आएंगे वो आपके मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, सच्चाई का काम कर रहे हो। सच पे चलना ही धर्म है। लेकिन आज जो हमारे देश में मानवता का घाण किया हुआ है वो क्या है, ब्राह्मणवाद ने, पंडितों ने। और उससे ऊपर उठने के लिए जो आज ये वॉइस ऑफ मानवता शुरू हुआ है, ये सबके भ्रम तोड़ेगा और ये सबको एक साथ जोड़ेगा। जो इन्हों ब्राह्मणवाद ने सबको अलग किया है ना, और यही चैनल आपको सबको जोड़ के एक करेगा और वही कहलाएगा वॉइस ऑफ मानवता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, वकील साहब सब जी के साथ में खड़े हैं, इनके साथ में इतना बड़ा कांड हुआ है, और हम तो ये कहें कि सारे इनके साथ खड़े हुए, कल को कोई ऐसा कर ही ना सके। अगर सच के साथ आप खड़े होंगे, ऐसे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ खड़े होंगे, तो सबका एकजुट होगा और आंदोलन होगा। जैसे आज दिल्ली में किसान आंदोलन है, एकजुट हो गए हैं। अगर काश हम सारी एकजुट हो जाए ना, तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनेगा, अगर हम एकजुट हो जाए तो। जी जी जी, सारे वकील, सारी पुलिस और सारे मानवता। हम पुलिस वालों को चाहते हैं कि पुलिस वालों के अभी सावधान हो जाए, सभी के सभी वकीलों की टीम हमारी तैयार हो रही है। सिर्फ आप ही की कार्रवाई हो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप गलत करेंगे तब होगी कार्रवाई, अगर सही करेंगे तो तारीफ भी करेंगे सभी के सभी, ऐसी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सभी के सभी 50 जितने भी वकील हो, जितने संगठन चल रहे हैं, हमें 50-50 वकील दे दीजिए। हम 1000 की भी टीम बना सकते हैं। अभी तो 50 तो सिर्फ हमने 500 हमने सिर्फ टारगेट रखा है। अगर हमें बहुत ज्यादा वकीलों की टीम मिल जाती है तो अच्छा लगेगा। तो हम सभी का, नंदकिशोर जी आपका भी, और मिठन जी आपका भी, और एडवोकेट मतलूब जी आपका भी, और कमलजीत सिंह जी आपका भी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम साथियों। वालेकुम सलाम। तो साथियों, आप सभी ने देखा मिठन कुमार जी और मिथन जी जो है, उनसे बात हुई हमारी, और हमारे साथी जो लोग हैं, एडवोकेट मतलूब जी जुड़े थे, और इसमें कमलजीत सिंह जी जुड़े हैं। बीच में हमारे साथी जो है नंदकिशोर पटेल जी हैं, हमारे पुराने साथी काफ़ी हैं। और इन्होंने जो बातें रखी हैं, कानून के ज़रिए की बात हमने रखी है। जो हमने हमने कभी कानून पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कानून की बातें हमने बताई हैं। इसमें पूछा उनसे, लेकिन हमने उनसे वादा किया उन लोगों से कि 500 वकीलों की हम टीम तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में सिर्फ ये कार्रवाई उनके ऊपर करेगी, पुलिस वालों के ऊपर या मिलिट्री जो भी मतलब गलत काम करता है उनका ध्यान रखेगी पूरी, और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये आने वाले वक्त में हम टीम तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी बेगुनाह जेल के अंदर पड़ा है, जेल में जाने वाला या जिसको डालते हैं, उनको बाहर निकालवाने में सबसे बेहतरीन काम करेगी टीम ये। और ये मानव रक्षक संगठन इसका नाम दिया है हमने। तो आने वाले वो जो भी वकीलों में, जो जिन के वकीलों की टीम के जिन के पास वकील हैं, तो 50-50 वकील हमें चाहिए इसमें से, ताकि ये टीम तैयार हो सके। और ऐसे जो गलत काम करते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम उठाते रहेंगे सभी की आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़, ये अकेले का नहीं, हम सब का है। और वॉइस ऑफ मानवता ही एक दुनिया के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच और ईमानदार से काम करता है। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू।